दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो ITI के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट में थर्मल चालकता और इंसुलेशन यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंसुलेशन के बारे में है। थर्मल चालकता और इंसुलेशन यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंसुलेशन के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसुलेशन सामग्री, इंसुलेट सामग्री, उच्च ऊष्मा इंसुलेट सामग्री, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। प्रशीतित स्थान के लिए दीवार, दरवाजे, छत और कांच के दरवाजों के माध्यम से चालन, संवहन और विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है। यानी कि जो हमारी AC की कंडीशन होती है उसके अंदर जो दीवार, दरवाजे, छत, कांच के दरवाजे के माध्यम से जो हमारी ऊष्मा का आदान प्रदान रोकने का हम प्रयास करते हैं, उसके अंदर चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है। इस तरह के ऊष्मा के प्रवाह को रोकने वाली सामग्री को इंसुलेटिंग सामग्री कहा जाता है। यानी कि जो AC वाले रूम होते हैं उसमें अगर आपका टेम्परेचर है उसको आपको मेंटेन रखना है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो अंदर की जो कंडीशन है वो बाहर के टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं हो और जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर की कंडीशन को प्रभावित नहीं करे। तो उसके लिए वहाँ पे बीच में इंसुलेटिंग सामग्री को लगाया जाता है। तो इसके अंदर इंसुलेटिंग जो सामग्री होती है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो हम देखते हैं। इंसुलेटिंग सामग्री के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, यह कम चालकता है, इसमें कम चालकता होनी चाहिए। उसके अंदर जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो कम से कम होना चाहिए। यह अग्नि प्रतिरोधी होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर आग भी जल्दी से नहीं पकड़नी चाहिए। नमी की अवशोषण कम होनी चाहिए, यानी कि ये पानी को भी अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कम से कम करना चाहिए। इसके अंदर अच्छी कठोरता होनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। इसमें गंध नहीं होनी चाहिए। वाष्प की पारगम्यता, यानी कि इसके अंदर वाष्प को भी अगर हम पार करना चाहें, इधर उधर ट्रांसफर करना चाहें तो नहीं होना चाहिए। और वजन में हल्की होनी चाहिए। इसके बाद हमारा इंसुलेटिंग सामग्री का चयन, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। एक उचित इंसुलेटिंग सामग्री के चयन में निम्नलिखित कारक प्रमुख होते हैं। कम तापीय चालकता, लो थर्मल कंडक्टिविटी, किसी सामग्री का ऊष्मीय चालकता मान उसके प्रभाव का एक माप है जिससे प्रभावशीलता द्वारा ऊष्मा को प्रभावित किया जा सके। एक इंसुलेटिंग सामग्री में बहुत कम तापीय चालकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल बनेगा कि हमारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके अंदर जो ऊष्मा की चालकता होती है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमारी कम तापीय चालकता होनी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे तैयार हो जाता है। उसके साथ में अग्नि प्रतिरोधी होना चाहिए, यानी कि आग नहीं लग सके उसमें यांत्रिक शक्ति का ट्रांसमिशन हो जाना चाहिए। कम नमी अवशोषण क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो नमी की जो सिचुएशन होती है, क्योंकि जब हम AC को घरों में चलाते हैं तो उसके अंदर नमी हो जाती है। अगर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल उस नमी को अवशोषित करेगा तो वो खराब भी हो सकता है, अपने इंस्ट्रूमेंट को खराब भी कर सकता है। तो उसके अंदर वहाँ पे कम नमी अवशोषण यानी ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। और उसको रखना आसान होना चाहिए, जो मेटेरियल होता है हमारे को रखना आसान होना चाहिए। उसकी कॉस्ट, जो लागत है वो कम होनी चाहिए। संभालने में आसानी होनी चाहिए, उसको रख रखाव में संभालने में बिल्कुल आसान होना चाहिए। और उसकी लागत जो है कम से कम होनी चाहिए। इंसुलेट सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ये होते हैं हमारे ग्लास, ऊन, POP, कॉर्क शीट, थर्माकोल, इंसुलेशन झिल्ली, फाइबर, कांच आदि। इंसुलेटिंग सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर बेसिक प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री कार्बनिक, रेशेदार या सेलुलर सामग्री है। जैसे उदाहरण के तौर पे कांच, ऊन, सिरेमिक उत्पादन आदि के रूप में। कार्बनिक रेशेदार सामग्री जैसे कार्क, कपास, रबड़, फोर्म, धूल, चावल की भूसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीयूरेथोफेनोथर्म आदि प्रकार के अनुप्रयोगों के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार के रूप में विभिन्न इंसुलेशन निम्न हैं। तो उसके अंदर पहला है ग्लास वूल अर्ध कठोर के रूप में उपलब्ध होता है। विभिन्न उच्च घनत्व वाले राल बंधे स्लैब होते हैं। शीट और कम चालकता होता है।
शीट और कम चालकता देता है, लेकिन ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि ऊष्मा का ट्रांसफर इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। झिल्ली व अन्य कवरिंग के साथ में उपलब्ध हो जाता है। दूसरा है कॉर्क। संकुचित और कठोर ब्लॉक में डाला जा सकता है, हल्का लेकिन मजबूत होता है, एक आरी के साथ आसानी से काटा जा सकता है, पानी का प्रतिरोध करता है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जल वाष्प संचरण की अनुमति देता है। और कॉर्क आपने जो है पहले के टाइम में जो हमारी दवाई की शीशियाँ आया करती थी तो उसके अंदर जो ढक्कन हुआ करते थे वो कॉर्क के होते थे और उनको आराम से काटा भी जा सकता है। इसके बाद है विस्तृत पॉलीस्ट्रीम थर्मोकोल। विस्तृत पॉलीस्ट्रीम थर्मोकोल, एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन थर्मोकोल, यह एक कठोर बोर्ड के रूप में उपलब्ध होता है और मोटी पाइप के रूप में उपलब्ध होता है। आजकल आपने देखा होगा कि अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं बाजार से, आप जब भी कोई खरीदते हैं तो डिब्बे के अंदर आपको थर्मोकोल की पैकिंग वहाँ पे आपको मिलती है। यह घुमावदार सतह के लिए आकार में डाला जाता है, आरी से आसानी से काटा जा सकता है, हल्के वजन और अपेक्षाकृत कम वाष्प संचरण होते हैं, यानी कि इसके अंदर स्टीम का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पॉलीयूरेथेन, यह एक कठोर बोर्ड के रूप में उपलब्ध होता है, लचीला बोर्ड होता है, द्रव को सतहों पर छिड़का जा सकता है और फोम के लिए अनुमति दी जा सकती है। साइड अनुप्रयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि विभिन्न साइड्स पे जाकर इसको काम में लिया जा सकता है। लकड़ी रंदा साडस्ट, यानी कि लकड़ी का बुरादा जो होता है, इसे अच्छे सपोर्टिंग कंपार्टमेंट की जरूरत होती है, आसानी से सेटल किया जा सकता है, काफ़ी उच्च चालकता, नमी और पानी को अवशोषित करता है। इसकी जो चालकता होती है वो हाई होती है, लेकिन नमी और पानी को ही अवशोषित कर सकता है, ये इसके अंदर एक कमी होती है। फनोथर्म, अलग अलग पहलुओं के साथ उपलब्ध स्लैब और प्रदर्शन पाइप वर्गों के रूप में आसानी से आरी से काटा जा सकता है। इसके बाद है हमारा इंसुलेटिंग सामग्री और गुण विनिर्देश, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकेशंस। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित क्षेत्र, यानी कि एसी क्षेत्र में कई इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। हमारी पानी की टंकी के लिए इसमें उनमें से कुछ ही उपयोग में थे। आजकल निम्नलिखित इंसुलेटर सामग्री व्यापक उपयोग में लाई जाती है, जिसमें थर्माकोल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, PUF यानी कि पॉली यूरेथन फोम होता है और फाइबर ग्लास होता है। इसके बाद थर्माकोल के बारे में, यह सामान्य उद्योग में इंसुलेटिंग सामग्री में से एक है। यह कम और उच्च घनत्व में उपलब्ध होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है कम भी रखी जा सकती है और ज़्यादा भी रखी जा सकती है। इसका अगर घनत्व कम रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका घनत्व जब ज़्यादा रखते हैं तो वो एकदम कठोर जैसा हो जाता है। यह लाभकारी है। 0.25 इंच से लेकर के 5 इंच लेयर तक विभिन्न मोटाई में उपलब्ध होता है। थर्माकोल आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकारों में उपलब्ध किया जा सकता है। थर्माकोल वाष्प में संचरण कम होता है, इससे नमी की प्रवेश कम हो जाती है। इसके अंदर वाष्प का जो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से इसको उपयोग सबसे ज़्यादा में लाया जाता है और इसके अंदर नमी का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसे चाकू से आवश्यक आकार में आसानी से काटा जा सकता है। एक इंसुलेशन सामग्री का निम्न प्रकार भी होते हैं। एक इंसुलेटिंग सामग्री का के कारण निम्न थर्माकोल है। थर्माकोल 0.20 BTU/आवर FT2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इंच, इसकी ये जो स्पेसिफिकेशन है थर्माकोल की। फाइबर ग्लास, इसके अलावा अकार्बनिक सामग्री सैंड, डोलोमाइट, चूना पत्थर से निर्मित इसके लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री में से एक है। तापमान में भिन्नता के कारण ग्लास फाइबर इंसुलेशन सिकुड़ता नहीं है। उच्च तापमान के लिए उपयोग की जाने वाली यह इंसुलेशन सामग्री होती है, जो कि हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड या 842 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको उपयोग में ला सकते हैं। फाइबर ग्लास उत्पादन अत्यधिक नमी को अवशोषित नहीं करता है। इसके अंदर ये अवगुण है कि ये जो अधिक अगर उसके अंदर मॉइस्चर होता है तो उसको अवशोषित, यानी कि उसको फाइबर ग्लास उत्पादन अत्यधिक नमी को अवशोषित नहीं करता है। ये एक अच्छा गुण है। इसके अंदर ज़्यादा अगर नमी होती है उसको भी ये अवशोषित नहीं करता है और ये
इससे हमारी वस्तुओं को बचाने का प्रयास करता है। ग्लास वूल, आमतौर पर ग्लास वूल मटेरियल परतों में भारी वजन वाली वस्तु मुलायम स्पर्श करने वाली होती है। यह विभिन्न आकारों 5 इंच से लेकर के 2.5 इंच तक की मोटाई में बंद हो जाता है। यह टूटे कांच के टुकड़ों के साथ मिश्रित सफ़ेद या पीले रंग में आता है। ग्लास ऊन को संभालना खतरनाक और हानिकारक है। यदि सांस लिया जाता है तो यह हमेशा काम करते समय दस्तानों और काले चश्मे के साथ कांच ऊन को संभालने के लिए सलाह दी जाती है। यह विभिन्न मोटाई में भी काम में लिया जाता है। तो आपको एक सवाल आ सकता है कि कांच ऊन जो है उपयोगी है, हानिकारक है, खतरनाक है, तो इस तरह से आपका सवाल आ सकता है। तो ये ग्लास ऊन जो है बहुत खतरनाक होता है। ये सांस के साथ जो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर के नलियों को खराब कर सकता है आपके, इसलिए इसको बड़े ध्यान से और काले चश्मे के साथ और दस्तानों के साथ काम में लिया जाता है। अगला है कांच ऊन। कांच ऊन को 2 प्रकार से उपयोग में लेना होता है। एक कांच का ऊन जिसका उपयोग कम तापमान वाले रेफ्रिजरेटर में होता है, वह अनुकूल एसी के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार का उपयोग बॉयलर सामग्री नमी के रोकथाम उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ दे रखी है 0.230.27 BTU/HR FT² डिग्री फ़ारेनहाइट पर इंच। इसके बाद है पुफ, PUF पुफ। इंसुलेटिंग टैंक की बाहरी बॉडी का बाहर कूलर में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री की दूसरी विधि है। इस तरह के इंसुलेशन के लिए आइसोसाइनाइड R11 नामक 2 रसायन का उपयोग किया जाता है। दोनों ही बोतलों में द्रव रूप में उपलब्ध होते हैं। कम क्षमता के लिए और डिब्बे उच्च क्षमता के लिए दोनों तरल पदार्थ को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। जब दोनों को एक कंटेनर में जोड़ा जाता है और कुछ मिनटों में हिलाया जाता है तो यह एक झागदार हो जाता है। शुरुआत में पतला और बाद में गाढ़ा और ठोस हो जाता है, बोतल के साथ चिपक जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कवर किए गए टैंक में हवा का अंतर न हो। यह बाहरी सतह पर उच्च घनत्व और असमान रूप से खत्म हो जाता है। PUF सामग्री का उपयोग निर्माता द्वारा अपने उत्पादों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि यह अधिक अवधि के लिए तापमान को बनाए रखता है। इंसुलेशन का मुख्य नुकसान जैसे ही रसायनों को मिलाया जाता है और हिलाया जाता है, इसे कम से कम अवधि के भीतर वाष्पीकरण टैंक के बाहर या वाष्पीकरण कॉइल में डाल दिया जाना चाहिए। यदि समय अधिक हो जाता है तो घोल कंटेनर में ही तैयार होने लगता है और बेकार हो जाता है। वाष्पीकरण टैंक को लकड़ी स्टील बोर्डों के साथ अच्छी तरह से कवर किया जाना चाहिए ताकि इंसुलेशन के लिए आवश्यक अंतराल उसके अंदर मिल सके। डक्ट इंसुलेशन बिछाने की विधि, मेथड ऑफ लेइंग डक्ट इंसुलेशन। जब डक्ट पर नमी संघनन की संभावना नहीं होती है तो ग्लास वूल का उपयोग किया जा सकता है, चूँकि यह किफ़ायती और अग्नि प्रतिरोधी है। हालांकि अगर नम संघनन अधिक हो सकता है तो कांच के ऊन के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। पहले कोल तार का एक समान कोट डक्ट सतह पर लगाया जाता है और ऊन कोल तार से चिपक जाता है। इंसुलेशन को एक पॉलीथीन शीट के साथ ढका है जो वाष्प बैरियर के रूप में कार्य करता है। सुदृढ़ीकरण के रूप में मुर्गा जाली फैलाने के बाद सतह को प्लास्टर किया जा सकता है। विस्तारित पॉलीस्टीरीन को आसानी से रखा जा सकता है क्योंकि यह कठोर है। बिंदुमेन को डक्ट पर लगाया जाता है। जोड़ों को भी बिटुमेन के साथ सील कर दिया जाता है। कोल तार के एक कोट के अलावा किसी अन्य वाष्प अवरोध की आवश्यकता नहीं होती है। इंसुलेशन को सीमेंट और प्लास्टर या धातु कैलेंडिंग के साथ समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट है फॉल्स सीलिंग का उद्देश्य। जो घरों में या जहाँ पे एसी काम में होते हैं तो वहाँ पर शॉप में, ऑफिसों में फॉल्स सीलिंग की जाती है। वातानुकूलित एसी हवा आपूर्ति स्थिर विस्तारक में नलियों के माध्यम से आती है और वाताकुलीन स्थान में प्रवेश करती है। ज़्यादातर विस्तारक झूठी सीलिंग के जोड़े होते हैं और विभिन्न एयर स्प्रेड की ज़रूरतों के लिए कई तरह के विस्तार उपलब्ध होते हैं। वापसी हवा ग्रिल को फॉल्स सीलिंग तक तय किया जाएगा। फॉल्स सीलिंग वातानुकूलित हवा और वापसी हवा के मिश्रण को रोकती है। तो ये मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है
अगर आपको ये मेरा वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल जाए। मैं अधिकतर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिस किताब से पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर भाषा सरल है, उससे पढ़ा रहा हूँ। और निमी की किताब को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में इसी में से अधिकतर आते हैं। इसलिए मैं दोनों किताब को पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि एक किताब से आपको थ्योरी अच्छी भाषा में समझ में आ जाए और दूसरे के अंदर जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो आपको पता चल जाए कि किस तरह के सवाल NCVT के अंदर एग्ज़ाम में आते हैं। तो अधिकतर एग्ज़ाम जो हमारे निमी किताब में जाते हैं, इसलिए निमी किताब को पढ़ना भी आपके लिए अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।